नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेंद्र गुजर। स्वागत करता हूं आपका देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, मैं आ गया हूं फिर से आपके लिए वही टॉपिक लेकर के, वर्ण विचार। क्या? वर्ण विचार। इस वर्ण विचार को हमारा चल रहा है, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें कुछ बाकी रह रहे हैं। जैसे उच्चारण स्थान हो गए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए, वो बाकी हैं। तो आज इस वर्ण विचार टॉपिक के अंदर हम बढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान। यानी कि उच्चारण स्थान साथियों, आज से पहले आपने इस तरह से नहीं पढ़ा होगा कि डायग्राम बना करके कहाँ कहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है। मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। देखिए, आपको समझा देता हूँ मैं। ये एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। डायग्राम बना रहा हूँ मैं। अच्छा बने तो भी अच्छी बात है, नहीं बने तो भी हमें तो सिर्फ समझना है। एक व्यक्ति का चित्र है, अच्छा नहीं बना कोई बात नहीं, हमें तो समझने से मतलब है। हमारे यहाँ पर एक हृदय होता है। क्या होता है? हृदय होता है ना, सबके है, धड़कता रहता है। उस हृदय के अंदर क्या समाहित है? विचार। बहुत कुछ विचार हैं। आपके मन में भी बहुत सारे विचार होंगे, मेरे मन में बहुत सारे विचार होंगे, लेकिन उन्हें प्रकट करेंगे हम किसी न किसी माध्यम से। और प्रकट करते हैं तो हमारे अंदर से क्या निकलती है? एक हवा बाहर निकलती है। वायु प्राण, मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, प्राण वायु जिसमें कंपन करते हुए घोष के आधार पर बताए थे। तो वो सब बाहर निकलती है, तो कहीं ना कहीं हमारे कंठों से लेकर के होठों तक में कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। और स्पर्श जिस्म जहाँ जहाँ करेगी वहाँ से उन वर्णों को वही नाम दिया जाए कि वर्ण का उच्चारण यहाँ से हुआ है। तो ये तो हमारे पास क्या होता है? कंठ। क्या होता है? कंठ होता है, ठीक है। पहला उच्चारण स्थान कंठ से होगा। याद करने का ये तरीका है, हृदय से जो भी वायु निकलेगी सबसे पहले कंठ में टकराएगी। यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? ये होठ है, होठों से अंदर क्या है? दांत है, ठीक है। इन दांतों के अंदर ये दांत किससे बंधे हुए रहते हैं? मसूड़ों से बंधे हुए रहते हैं। किससे? मसूड़ों से। और यहाँ से मसूड़ों से आगे जो हमारे पास एक चलती है उसे कहते हैं कांकल। और ये क्या होती है? ये जीभ है। ये जीभ है हमारी, और ये कांकल है। जीभ हमारी दांतों के बीच में से हम बाहर निकाल सकते हैं, वो है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक यहाँ कांकल आ जाती है। इससे ऊपर ये मूर्धा है, सॉरी तालु है ये। और यहाँ से यहाँ तक ये तालु है, लेकिन ये जो बंधे हुए रहते हैं ये मसूड़ों से बंधे हुए रहते हैं। मसूड़ों को हम कहते हैं मूर्धा, इसे मसूड़ा कहते हैं। लेकिन इसे अगर हिंदी भाषा की बात करें, जो उच्चारण स्थानों की बात करें, मूर्धा कहेंगे। और ये जो जिन मसूड़े से क्या बने हुए हैं? दांत बने हुए हैं, इसे दांत कहेंगे। और दांतों के बाहर अगर आती है तो ये क्या है? हमारे होठ। ये क्या है? होठ है, ठीक है। और होठ से ऊपर ये क्या है? हमारी नाक, ठीक है। देखिए, हवा की वेग जब यहाँ से बाहर निकल रहा है तो बाहर निकलते सबसे पहले अगर वो हवा अगर यहाँ से विचार बाहर निकल रहे हैं, जो भी वर्ण यहाँ पर स्पर्श कर गए इसके अंदर कंठों में, वो तो कंठ नाम दे दिए जाएंगे। उनका नाम क्या दे दिया जाएगा? कंठ। अगर यहाँ टकरा नहीं रहे, सीधे चले गए और जाकर के तालवे पे टकरा गए, किस पे? तालवे पे, तो तालु नाम दे देंगे, ठीक है। अगर तालवे पे भी नहीं टकराए, डायरेक्ट जाके मसूड़ों से टकरा गए, मसूड़े से, तो मूर्धा नाम दे देंगे, ठीक है। और मूर्धों से भी नहीं टकराए, दांतों से जाके टकरा गए तो दांत नाम दे देंगे, दंत। दांत नाम मतलब दंत, ठीक है। और दांत से भी नहीं टकराए और बाहर निकल गई तो होठ। और जब अपने होठ भी बंद कर लिए तो फिर नाक, ठीक है। तो उच्चारण स्थान देखिए, पहला उच्चारण स्थान क्या आया? कंठ। दूसरा क्या आया? तालु। तीसरा क्या आया? मूर्धा। चौथा क्या आया? दांत। और पांचवा क्या आया? होठ। पांचवा क्या आया? होठ। और छठा नाक, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा। यानी कि उच्चारण स्थान बताते जाइए। पहले पे क्या आया? कंठ आया साहब। दूसरा उच्चारण स्थान क्या आया? कंठ के बाद में तालु आया। तालु के बाद में तीसरा क्या आया? तीसरा क्या आया है? तीसरे नंबर पे मूर्धा आया। क्या आया? मूर्धा आया। तीसरे नंबर पे मूर्धा। चौथे नंबर पे क्या आया साहब? चौथे नंबर पे साहब दांत, यानी कि इसे हम दंत कहते हैं।
दंत कहते हैं, दांत नहीं कहेंगे। 5 नंबर पे क्या आया? 5 नंबर पे हमारे पास होठ आया, जिसे हम ओष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं, होठ नहीं कहेंगे, ओष्ठ कहेंगे। 6 नंबर पे नाक, नाक को नासिका कहेंगे, नाक नहीं कहेंगे। वो तो मैंने अपने चेहरे के जो नाम आ रहे हैं, चेहरा था उस पर हम नाक को नाक कहते हैं, दांत को दांत कहते हैं, इसलिए बताया, बाकी उसे कहेंगे। 7वें नंबर पे कुछ बच गया क्या? नहीं बचा। तो कुछ 7वें 8वें 9वें पे भी कुछ आएंगे। वो क्या आएंगे? इनके संयुक्त आएंगे, दो दो मिलके आएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमने उनकी जगह के अकॉर्डिंग उनका नाम ले दिया कि इसका उच्चारण यहाँ से हुआ, इसका उच्चारण यहाँ से हुआ, इसका उच्चारण यहाँ से हुआ। अब बात करते हैं हम किसकी, कि इनका कोई, जैसे कोई राजस्थान में रह रहा है, राजस्थान में रहने वाले को हम क्या कहते हैं? राजस्थानी कहते हैं ना। अगर कोई पंजाब में रह रहा है, कोई पंजाब में रह रहा है तो उसे क्या कहते हैं? पंजाबी कहते हैं। ठीक है। हिंदुस्तान में भारत यानी हिंदुस्तान में रह रहा है, हिंदुस्तान में रह रहा है तो क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी कहते हैं ना। और अगर कोई गुजरात वाले को गुजराती, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, उनके स्थानीय नाम दे दिया जाता है। उनको क्या दे दिया जाता है? स्थानीय नाम। अब मैं भी देखिए यहाँ पर इनको स्थानीय नाम देने जा रहा हूँ। खंड को मैंने स्थानीय नाम दिया खंटे। क्या नाम दिया साथियों? खंटे नाम दिया। खंड को मैंने स्थानीय नाम जो है वो दिया खंटे। क्या नाम दिया? खंटे। तालु को तालवे, तालु को तालवे। मूर्धा को मूर्धन्य। ठीक है। और दांत को दंते, होठ को ओष्टे, नाक को नासिका, नासिके, नाक को नासिका कहते हैं लेकिन नासिके। ठीक है। आगे सबके नाम स्थानीय नाम। खंड को खंटे, खंड को खंटे। तालु को तालव्य, तालु को तालव्य। मूर्धा को मूर्धन्य, नाक को नासिके, ओठ को ओष्टे, दंत को दंते। चलो इनके स्थानीय नाम यहाँ भी लिख देता हूँ मैं। इसको क्या कहा गया? खंठे। इसको तालव्य, इसको मूर्धन्य, इसको दंतये, दंते, इसको ओष्टे, ओष्ठे, इसको नासिके। आगे के इनके स्थानीय नाम भी आ गए। ठीक है। स्थानीय नाम उनकी जगह के आधार पे दिया गया है। तो पहला उच्चारण स्थान खंड हुआ, दूसरा तालु हुआ, तीसरा है मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ, और फिर है जो नासिका, नाक। उच्चारण स्थान पता चल गया। अब इनमें जिस प्रकार से इसको डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, जिससे आपको उच्चारण समझने में आसानी रहेगी। अब इसको तो मिटाने देता हूँ, इसका तो कोई हमारे पास कार्य रहा नहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं? उच्चारण स्थान। पहला हृदय, हृदय के अंदर से क्या निकलेंगे? विचार निकलेंगे। विचार कहाँ टकराएंगे? कंठ पे, तो खंटे नाम दे देंगे। फिर अगर यहाँ नहीं टकराए तो तालु पे, तालु को तालवी नाम दे देंगे। उसके बाद मूर्धा, मूर्धा यानी मसूड़ा यानी कि मूर्धन्य। फिर नाक, नासिके, ओष्ठ, ओष्टे, दंत, दंते, ये नाम इनको दे दिए गए। जिस प्रकार से राजस्थान को राजस्थानी कहते हैं, दंत, और पंजाब को पंजाबी कहते हैं, और हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी कहते हैं, गुजरात को गुजराती कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान वर्ण विचार के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। और इस वर्ण विचार में पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान। क्या पढ़ रहे हैं? उच्चारण स्थान। ठीक है। अब इसमें हम इनमें आएंगे कौन कौन से वर्ण, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपसे बताया था कि तालु जब अपन वो पढ़े थे, क्या नाम से, पिछले वीडियो में वायु प्राण के अंदर, उनमें स्वर और व्यंजन दोनों आए थे, यानी वर्ण पूरे आए थे। घोष के आधार पर उसमें पूरा आया था। मैंने बताया था इसमें भी पूरे आएंगे, मतलब स्वर व्यंजन दोनों होंगे। क्या क्या होंगे? स्वर भी होंगे और व्यंजन भी होंगे, दोनों होंगे इसके अंदर। तो मैं एक बार यहाँ टेबल बना लेता हूँ। मैंने वर्ग बताए थे, वर्ग याद रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं एक वर्ग की टेबल बता देता हूँ आपको। देखते हैं। पहला क वर्ग पता है आपको, च वर्ग पता है ये भी आपको, ट वर्ग ये भी पता है आपको। नहीं पता तो पिछला वीडियो देख करके बहुत ही जीवी में याद कर लेना आप। प वर्ग, त वर्ग, क्रम ही रहना चाहिए इनका। प वर्ग
इनको याद करने के लिए मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। कु चू टू तू पू, कु चू टू तू पू या कचट तप, ये याद करते हैं। इसका मतलब क ख ग घ और न, ये वर्ण इसके अंदर आते हैं। पूरे हलंत रहेंगे च छ ज झ और ङ, ट ठ ड ढ और न, त थ द ध और न, प फ ब भ और म। यानी कि ये प्रत्येक वर्ग के पांचों वर्ण हो गए। इसे पंचमा अक्षर कहते हैं पीछे वाले को। ध्यान रखना, ये पीछे वाला जो वर्ण आता है हमारा, ये पंचमा अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पंचमा अक्षर, ध्यान रखना है। इसके बाद में हमारे पास क्या आएगा? अंत है, इस्त है। बार बार लिखता हूँ मैं, हर वीडियो में लगभग लिखता हूँ, आपको याद ही होना चाहिए। य र ल व। फिर क्या होता है? ऊष्म वर्ण। क्या आते हैं? ऊष्म वर्ण। कौन कौन से हैं? स है, यही आते हैं। यानी कि सारे के सारे ये व्यंजन है, हलंत है। मैं हलंत नहीं लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं समझना कि हलंत नहीं लगाया। इनमें सब में क्या है? हलंत होता है। ठीक है, ये आ गए। इसके बाद में हमारे पास आते हैं संयुक्त अक्षर भी आते हैं, जिसमें श है एक तो कक्षा वाला, त्रे है, गे है और श्री वाला श्रे है। सभी स्वर भी आते हैं। अब स्वरों को मैं ऊपर लिखूंगा क्योंकि स्वर हमेशा ऊपर पढ़े जाते हैं। यहाँ स्वर लिखता हूँ ए आ ई उ री। संस्कृत में एक लरी भी आता है, लरी ए आई ओ और औ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सभी स्वर आ चुके। अब उच्चारण करने के लिए मैं कभी भी आपको अगर इसमें सेट करना हो तो कभी भी स्वर के माध्यम से सेट मत करना, गलत हो जाएंगे। वर्ग हमेशा कभी भी हम करते हैं, इन वर्ग के आधार पर ही हम इनको किसी भी क्रम में जमाएंगे। हमने अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष में भी वर्ग के आधार पर जमाए थे और उच्चारण स्थान में भी वर्ग के आधार जमाए। तो पहला वर्ग क्या है? क वर्ग। साहब क वर्ग को मैं लिख देता हूँ, क वर्ग। पूरे वर्ण आ गए इसमें। ठीक है, क वर्ग के अंदर आता है च वो क ख ग। पूरा लिख दूँ क्या? लिख दो, क ख ग घ और न। ठीक है, पूरे वर्ण आ गए और यह तो आ गए वर्ग में। अब कह रहा है सर हम में से कोई ले लो, तो मैंने यहाँ से ए और आ भी ले लिया और ये कहे यहाँ से मैंने है ले लिया। और विसर्ग भी तो आता हमारा एक, जिसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह वर्ण में एक तो आएगा विसर्ग, ये वाला, एक आएगा अनुस्वार। क्या आएगा? अनुस्वार। तो यहाँ पर मैंने एक विसर्ग भी ले लिया। क्या ले लिया? विसर्ग भी ले लिया। मतलब हम कह सकते हैं क वर्ग पूरा है, स्वरों में ए हा है और विसर्ग है। मैं गोला करता जा रहा हूँ, जिन जिनका उच्चारण स्थान में लिख चुका हूँ। ए आ चुका, क वर्ग आ चुका और विसर्ग आ चुका। क्या किस में आए? ये खंड में बोले जाएंगे। इनका उच्चारण स्थान, इनको उच्चारित करते समय हमें खंड से बोलना पड़ेगा। मतलब हमारे वर्ण खंड पे टकराते ही ध्वनि निकलेगी। वायु कहाँ स्पर्श करेगी? खंड पर। यहाँ हम हृदय से जब वर्ण बोल रहे थे तो वर्ण बोलते सबसे पहले खंड पे जो वर्ण स्पर्श करेंगे वहाँ होने पर विस्फोट होगा, एक ध्वनि निकलेगी। वो ध्वनि क्या निकलेगी? क ख ग घ न ए आ है विसर्ग वाली ध्वनि हमारे खंड से निकलती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं तालव्य की, तालु की। ठीक है, दूसरी बात किसकी करते हैं? तालु की। दूसरी बात मैं कर लेता हूं तालु की। ठीक है, तालु में फिर पहला वर्ग मैंने कहा था वर्ग से ले चलेंगे। पहला गया, दूसरा वर्ग आ जाएगा, दूसरा मतलब च वर्ग आ जाएगा, च वर्ग। फिर ये दोनों कह रहे हैं कि हम में से तो लिया ही नहीं, तो कह देते भाई चलो तुम भी आ जाओ दोनों की दोनों। तो मैं क्या करा फिर दोनों, यानी कि ये दोनों के दोनों को उठा करके मैंने यहाँ लिख दिया। च वर्ग में क्या क्या आए थे? च आया, छ आया, ज आया, झ आया और ङ आया। क्या कह रहे हैं? ये और स के हमें भी फिर स्वर, यहाँ स्वर लिया अपन ने, यहाँ भी स्वर ले लेते हैं। क्या? ई,
ई। और ये दोनों कह रहे हैं कि हम में ले लो, तो यहाँ से मैंने ले लिया स और स, ठीक है। यहाँ से क्या ले लिया, स और स, सॉरी ये और स, ये और स दोनों ले लिया, यस, ठीक है। अब देखो मैंने च वर्ग ले लिया, क्या च वर्ग पूरा आ गया, आया ना च वर्ग पूरा यहाँ तक, फिर ई पूरा ले लिया, फिर ये और स ले लिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इनमें से नहीं ले रहा मैं अभी। अब तीसरे नंबर पे आता हमारे पास टू ट वर्ग, क्योंकि तीसरे वर्ग को लेना है ट वर्ग, क्या लेना है ट वर्ग, मतलब ट ठ ड ढ और न, ये तो आगे। इसके बाद में यानी कि ट वर्ग हमारे पास आ जाता है, उसके बाद में ऊ को नहीं लेंगे हम, इसको अभी तक नहीं लेंगे, इसकी जगह हम लेंगे री, क्या लेंगे स्वरों में क्या लेंगे, री लिया, तो री के बाद में ये भी लेंगे रस है, र और स हो गए हमारे पास। इसमें से भी आ चुके, इसमें से भी आ चुके, स्वरों में से भी आ चुके, ऊ को छोड़ दिया। इसीलिए कहा था कि इससे कभी भी क्रम मत जमाना, क्योंकि हम इसका उच्चारण स्थान जब करते हैं तो यहाँ पर आता है मूर्धा, लेकिन मैंने जब आपको वर्ण का वर्गीकरण किया था तो एक स्वरों का वर्गीकरण वृत्ताकार में बताया था, वो और ओ का उच्चारण वृत्ताकार में था, तो यहाँ पर ऊ को लेते हैं तो ये मूर्धा में तोड़े आएंगे, ये तो वृत्ताकार में आएंगे, इस कारण से इनका यहाँ नहीं हो पाएगा। ट को बोलने में हो रहा है क्या, वृत्ताकार आकृति, ट ठ ड ढ, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, वृत्ताकार आकृति नहीं हो रही, इस कारण है। दंते, दांत से बोलने के लिए हम अगला लेंगे, अगला कौन सा वर्ग आएगा फिर, त वर्ग, यानी कि त वर्ग का त थ द ध और न, और लृ आ जाएगा, ये संस्कृत का है, ये हिंदी में नहीं चलता, मूल भाषा संस्कृत में ही चलता है। फिर ल और स आ जाएगा, ल और लृ के बाद में ल और स, ये लृ है और ये ल है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आ गए हमारे पास, यानी कि हमारे पास इधर भी वापस त वर्ग भी आ गया, इधर से लृ आ गया और इधर से ल है भी आ चुका था पहले, ठीक है, पहले वाले में। और क्या आ गया, स, ल और स आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ल से आ गया, र से अगले में आया था, यस अगले में, ये स र स ल स है पहले आ गया, वह छूटा हुआ है अभी, और वर्ग अब आता है और स्वर आ चुका। अब आता हमारे पास ओष्ठ वाले में, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे एक स्वर छूटा हुआ था, जोड़ा था, वो ये यहाँ आएगा, यानी कि यहाँ कह सकता हूँ मैं प वर्ग का कौन कौन सा वर्ण है, प फ ब भ और म, ये तो है। प वर्ग का क्या क्या था, ऊ और ऊ, सॉरी स्वर्ग में क्या क्या था, ऊ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास यहाँ तक। अब नासिके, नाक में क्या आएंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो थे हमारे 5 वर्ग इम्पोर्टेंट, जो हमारे 5 वर्ण होते हैं, वर्ग होते हैं, वो 5 वर्ग इम्पोर्टेंट थे, कुचुटु तुपु जिन्हें कहते हैं, और इसी के आधार पर 5 वर्ग के आधार पर मैंने ले लिया, ठीक है। पहले में क्या किया मैंने, क वर्ग, मैंने कहा वर्ग के अकॉर्डिंग लेना है। उच्चारण स्थान याद करने का तरीका, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनको क्रम से जमा लीजिए। इन सब में एक एक वर्ग डालते जाइए, पहले वाले में पहला वर्ग, दूसरे वाले में दूसरा वर्ग, तीसरे वाले में तीसरा वर्ग, चौथे वाले में चौथा वर्ग, पांचवें वाले में पांचवा वर्ग, ठीक है। स्वरों की बात करें, पहले में पहला स्वर ले लो, दूसरे में दूसरा ले लो, तीसरे को छोड़ के चौथा और पांचवा, इसको पांचवें में, क्यों, क्योंकि ये उर्ताकार, देखो प फ ब उ, यानी कि ये इनकी वर्ताकार आकृति होती है, इस तरह से। बाकी इनकी बात करें, पहले में छोड़ देना, पहले में इनमें से कोई वर्ण नहीं लेना, दूसरे में ये दोनों लेना, तीसरे वाले में ये दोनों लेना, चौथे में ये दोनों लेना, ठीक है। पांचवें में खत्म हो ही गए, है ही नहीं। अब बात आती है हमारे पास नासिका में क्या आएगा। नासिका में जैसे कि इनमें पांचों वर्ण जो आ रहा था, मैंने कहा था पंचमा अक्षर, ये पंचमा अक्षर पूरे के पूरे नाक से बोले जाएंगे। पंचमा अक्षर नाक से, मतलब पहले का पंचमा अक्षर क्या था, ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, अगले का न और म, ये होते हैं। और एक अनुस्वार जो हमारा बचा हुआ है वो भी नाक से बोला जाता है, ये रह रहा था इसमें, ये भी हो गया, ठीक है। अब मैं उनको मिटान देता हूँ जिन जिनको हमने ले चुका है, ताकि कौन कौन सी रह गई जिनको इधर आगे लेना है। देखो स्वरों में यहाँ तक आ चुके हैं, आ चुके क्या, ठीक है। क वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया, त वर्ग आ गया, प वर्ग आ गया,
अंतस्थ में वह रह गया, ऊष्म में पूरे आ गए, और ये रह गए अनुस्वार विसर्ग होगा, ये वर्ण रह गए हैं हमारे, रह रहे हैं ना अभी। अब देखो वह को सिर्फ वह होता है ना, वो आता है दंतोष्ठ से, इसे दंतोष्ठ कहते हैं। मतलब दंतोष्ठ का मतलब क्या, दंत प्लस ओष्ठ, आगे तो क्या आएगा, दंत प्लस ओष्ठ, यानी कि दोनों को अगर इसको नाम दिया जाएगा स्थानीय नाम तो दंतोष्ठ हो जाएगा, दंतोष्ठ। क्या नाम हो जाएगा, दंतोष्ठ। इसमें सिर्फ और क्या आएगा, ओनली सिर्फ और सिर्फ व का उच्चारण होगा। इसमें किसका होगा, व का उच्चारण। दंत और ओष्ठ इन दोनों से बोला जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास आता है, यानी कि व का उच्चारण स्थान हमारे पास हो चुका। अब आता है ए आई। ये दोनों दोस्तों देखे, ए आके बाद में अगर ई आता है तो हमारे पास ए आदेश होता है। तो यानी कि ई कहाँ, सबसे पहले ए किस में आए, ए इसमें आया है, मतलब खंड में, किस में, खंड, प्लस खंड के बाद में ई किस में आया, तालु में, यानी कि तालु। दोनों को मिलाकर क्या हो गया, खंड तालु। क्या हो गया, खंड तालु, यानी कि इनका उच्चारण कहाँ से हुआ, खंड तालु से। किस किस का, ए और आई का, ठीक है, ए आई का खंड तालु से। अब ए आई आ गया, बचा ओ का मतलब है, यानी कि ये ए और आ बराबर ऊ आता है, ऊ होता है तो ओ बनता है। तो ए किस में आ रहा है, खंड में, यानी कि वापस से खंड। और ऊ किस में आया था, ओष्ठ में आया था। क्या, ओष्ठ में, बराबर दोनों को मिलाए तो खंटोष्ठ, कंटोष्ठ, ठीक है। कंटोष्ठ का उच्चारण किस किस में हो गया, ओ और औ का, ठीक है, समझ में आया। कंटोष्ठ का उच्चारण ओ औ से हो गया। मतलब अब देखिए, इसमें ये दो स्वर आए हैं, इसमें ये दो स्वर आए हैं सेकंड में, थर्ड में री वाला स्वर आया है, फोर्थ में री संस्कृत का स्वर आया है, और इसमें ये स्वर आया है। ये स्वर तो आएंगे अलग अलग, बाकी स्वर यहाँ आए हैं, बाकी स्वर यहाँ आएंगे, ठीक है। बाकी वह यहाँ, यह आपको याद करने के लिए कुछ नहीं करना, एक पूरे आ गए। अब बात आती है, हाँ सॉरी, ये रह गया संयुक्त अक्षर। अब देखो क प्लस स प्लस ए, इनसे मिलकर के बना है श। तो यानी क का उच्चारण स्थान कंठ है, स का उच्चारण स्थान कहाँ है, स कहाँ आया है, ये वाला स, ये वाला, यानी कि मूर्धा है, प्लस मूर्धा, ए कहाँ आया है, कंठ। तो इसका उच्चारण कंठ मूर्धा कंठ हो जाएगा। इसका उच्चारण कहाँ से हो जाएगा, कंठ मूर्धा कंठ से हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि ये सभी संयुक्त अक्षर है। जैसे ये त्र होता है, त प्लस र प्लस ऐसे मिलके बनता है, तो त का उच्चारण स्थान हमारे पास कहाँ आया, दंत। तो यानी कि ये दंत, प्लस र का उच्चारण स्थान कहाँ से आया, र ये रहा मूर्धा, और प्लस ए कहाँ से है, कंठ से। तो इसका भी उच्चारण स्थान दंत मूर्धा कंठ हो जाएगा। संयुक्त अक्षर का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए तो उन वर्णों को मिला लेना कहाँ कहाँ से इनका उच्चारण स्थान हुआ है, ठीक है। इसको याद करने के लिए आपको वो डायग्राम माइंड में बिठाना है। डायग्राम माइंड बिठाने के बाद में क्रम से कंठ मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, डायग्राम छोटा सा वापस बना देता हूँ आपको याद रखने के लिए। यहाँ पर अच्छा नहीं बना, दोबारा बना लेता हूँ थोड़ा सड़का सा। यहाँ पर हमारे खंड होगा, पहला उच्चारण स्थान क्या होगा, खंड। यहाँ पर हमारा हृदय होगा, जिसमें हमारे विचार भाव जो समाहित रहते हैं क्या होता है, हृदय होता है। खंड के बाद में जो हमारे विचार है वो कहाँ जाके टकराएंगे, यहाँ पर काकल होती है, काकल के ऊपर एक बात आती है जो यहाँ से यहाँ तक होती है, उसे तालु कहते हैं। मतलब दूसरा उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु। तालु के बाद में हमारे पास मसूड़े बंधे हुए रहते हैं, मसूड़े होते हैं, मसूड़ों के क्या रहता है, दांत रहते हैं। तो ये हो गया मूर्धा, मसूड़ा आता है मूर्धा, और दांत आते हैं दंत। दंत के बाद में ये हमारे दांतों के बाहर होते हैं होठ, होष्ठ, यानी कि क्या आ गया, ओष्ठ आ गया। और होष्ठ के बाद में हमारे पास क्या आ गया, एक 2 3 4 5, ये पांचों ही मेन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
फिर बचा नाक, नासिका। ये पांचों को ही ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। महत्वपूर्ण बहुत कुछ संयुक्त अक्षर, कौन कौन से वर्णों को क्या क्या कहा जाता है, अलग अलग वर्णों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।